हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 7th की NCERT का हिस्ट्री का चैप्टर 4 का मुगल साम्राज्य का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 में लाल किले के बारे में बात की थी और किस प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत का खात्मा हुआ और मुगल साम्राज्य का जो है उदय हुआ, ये चीज़ें देखी थी हमने बाबर के बारे में पूरी डिटेल्ड वे में स्टडी की थी। और आज हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। देखिए, मैं ऐसा फील की कि इस चैप्टर में देयर इज़ नो नीड्स ऑफ माय नोट्स, तो मेरे नोट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी एडिशनल पॉइंट डालने होंगे मैं आपको वहीं के वहीं बता दूंगी, ठीक है। इससे आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि आप जो है बुक से कोरिलेट करके आप वो चीज़ें ध्यान कर पाओगे, और दूसरी चीज़ कि जो है आप पेन पेंसिल लेके बैठोगे और आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बुक में सारी चीज़ें दी हुई हैं और एडिशनल पॉइंट के लिए मैं हूँ ही आपके साथ, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे मुगल वंश के दूसरे शासक के बारे में, जो कि बाबर का पुत्र है हुमायूं। अब देखिए, इसका शासनकाल जो है 1530 से 40, 1555 से 56। अब ये बीच में ब्रेक क्यों है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हुमायूं था ना, वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इसका जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 में, ठीक है, काबुल में हुआ था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसकी माँ का नाम माहम सुल्ताना था और उसके छोटे भाई कामरान और अस्करी गुलरुख बेगम और सबसे छोटा हिंदाल जो है दिलदार बेगम से उत्पन्न बाबर की संतान थे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाबर की जब मृत्यु हुई ना, उसके 4 दिन पश्चात मात्र 23 वर्ष की अवस्था में 30 दिसंबर 1530, ध्यान रखें यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है ना इसका शासनकाल, तो 30 दिसंबर 1530 को हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा। अब देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपको दिख रहा होगा, हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। अब क्या क्या चीज़ें किन में क्या बांटी, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। कामरान को उसने काबुल और कंधार, ठीक है, अस्करी को संभल और हिंदाल को अलवर की जागीर दी, और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शां की जागीर दी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अच्छा, मैं अगर बात करूँ हुमायूं की ना, तो हुमायूं के ना वास्तव में कठिनाइयों का सामना करने के जो विरासत है ना, वो अपने पिता से मिली, ठीक है। अफगानों का युद्ध इसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ, ठीक है। सबसे फेमस 2 युद्ध हैं, एक है चौसा का युद्ध और एक है बेलग्राम का युद्ध। इसके बारे में हमें भी डिस्कस करते हैं। देखिए, उसने अपने भाई कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने जो है अफगान प्रतिद्वंदी के सामने फीका पड़ गया। एक तो उसे अपने भाइयों से तो जो है प्रतिद्वंदिता झेलनी ही पड़ रही थी, ऊपर से अफगान हमला, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके काल में ना सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, हुमायूं के समकालीन अफगान नेता शेर खां, जिसे शेर शाह सूरी भी कहा जाता है, तो इसका जो है आक्रमण हुआ, ठीक है। शेर खां ने हुमायूं को 2 बार हराया। एक तो देखिए 1539 में चौसा का युद्ध, ध्यान रखेंगे 1539 यानी कि 29 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ। इसमें हुमायूं पराजित हुआ और हुमायूं जो था ना, अपने घोड़े सहित गंगा नदी में कूद गया और निजाम भिस्ती सहायता से उसकी जान बच पाई। ये देखिए कि जान बचते बचते जो है जान बचा पाया वो, ठीक है। हुमायूं ने इस उपकार के बदले भिस्ती को 1 दिन के लिए बना दिया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक पॉइंट आपको और बताती हूँ। जब ये चौसा का युद्ध शेरशाह सूरी जीता ना, तो तभी जो है शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। तो पूछा भी जाएगा कि शेर शाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि किसके विजय के उपलक्ष्य में जो है उपाधि धारण की, तो ये उपाधि धारण की चौसा के विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। दूसरा युद्ध हुआ था 1540 में कन्नौज में बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहाँ भी हुमायूं जो है परास्त हुआ और ये युद्ध जो था ना, ये बहुत निर्णायक साबित हुआ। कन्नौज के युद्ध के बाद ना हिंदुस्तान की सत्ता एक बार फिर से अफगानों के हाथ में आ गई। और अब आते हैं हम फिर से यहाँ के पॉइंट में। अब देखिए, 1540 तक यहाँ था। अब मैं आपको ये बता दूँ कि 1540 से लेके 1555 तक ना
अफगानों का शासन था। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। शेरशाह सूरी का शासन था और इसलिए बीच का ब्रेक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब देखिए, इन पराजियों ने ना उसे जो है ईरान की ओर भागने पर बाध्य किया, ठीक है। तो ईरान में हुमायूं जो है सफाविद शाह की मदद ली। तो देखिए, उसने ना 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, ठीक है। बात करूं मैं अगर 23 जुलाई 1555 ईस्वी के समय जो है हुमायूं ने एक बार फिर जो है दिल्ली के तख्त पर बैठा, लेकिन वो बहुत अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका। दुर्भाग्य से एक दिन जब वह दिल्ली में दीन पनाह भवन में ना पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था तो वो गिरकर मर गया और 1556 में इसी प्रकार जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु कब हुई? 1556 में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आपको मैंने बता ही दिया कि इसके बीच में शासनकाल का रहा शेरशाह सूरी का, उसको हम जब है अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, सूरवंश पढ़ेंगे तब। अब हम बात करते हैं अकबर की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। और अकबर ना मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक हुआ और अकबर की नीतियाँ जो हैं, मनसबदारी वगैरह जो भी हों, ठीक है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे ही करेंगे। तो अकबर जो है, अकबर से सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत डिटेल वे में स्टडी करने की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं अकबर के बारे में। इसका शासनकाल था 1556 से 1605 तक। कब तक? 1556 से 1605 तक, ठीक है। हुमायूं के ना, आपको मैं बता दूं कि हुमायूं के निर्वासन काल में जो है अमरकोट के राजा बीरसाल, ध्यान रखेंगे, बीरसाल के यहाँ जब हुमायूं ने शरण ली ना, तो 15 अक्टूबर 1542 में वहाँ अकबर का जन्म हुआ। कब हुआ जन्म? 15 अक्टूबर 1542। इनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। तो अकबर ना अपने जन्म के प्रारंभिक वर्षों में उसके चाचा थे अस्करी, इनके संरक्षण में रहा। फिर वह चाचा जो है कामरान की कैद में रहा और हुमायूं जब राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से भारत आया तो उसका संघर्ष कामरान से हुआ। अब देखिए, हुमायूं की मृत्यु के समय ना अकबर की उम्र थी मात्र 13 वर्ष। तो 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर जो है सम्राट बना, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब उसके शासनकाल को ना 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। वन बाय वन हम करके देखेंगे। सबसे पहली अवधि है उसकी 1556 से और जो है 1570 के मध्य, यानी कि अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसने ना शेरशाह सूरी और अन्य अफगानों निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना, अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए, ठीक है। और जो है 1568 में ना सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि रणथंभौर पर कब कब्जा किया, तो 1559 में, ठीक है। और जो है 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया। ये सारी चीज़ें। दूसरी बात जो है 1570 से 1585 के मध्य जो है उसने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान हुए, ठीक है। और इन अभियानों के पश्चात ना उसने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा में अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया, ठीक है। तीसरा बात, 1585 से 1605 के मध्य ना अकबर ने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए, सफ़ाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा किया और कश्मीर को भी जोड़ लिया। तो मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के पश्चात ना काबुल को जो है कश्मीर को भी जोड़ लिया, काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई। अब आप ये देखिए कि जो है कुनीतियाँ हुमायूं और बाबर के द्वारा हुई वो हारे, और ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन मुगल, मतलब बेसिकली ये कहा जा सकता है कि मुगल राज्य का विस्तार जो है ना वो पूरा किया था अकबर ने, ठीक है। अभी मैं आपको सीक्वेंशियल तरीके से बताने का प्रयास करूंगी कि उसके शासनकाल में कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। पहले हम बुक की चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है।
दक्कन के अभियानों की शुरुआत हुई और बरार, खानदेश, अहमदनगर और कुछ हिस्सों को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई और यहीं सलीम आगे जो है सम्राट जहांगीर कहलाया। अब देखिए, अब मैं कुछ घटनाएं बताती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे अगर 1560 में 62 में इन दोनों के मध्य जो है पर्दा शासन, जिसे पेटीकोट सरकार भी कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि पेटीकोट जो है शासन किसके शासन काल में था, तो अकबर के शासन काल में था। क्यों, इसके बारे में भी आप जान लो। क्योंकि अकबर की धाय माँ महामनगा, ठीक है, उसका पुत्र आदम खां और पुत्री जो है जीजी अनगा, उस समय जो है उसकी माता, उसकी जो है धाय माँ शासनकाल संभाल रही थी और इसीलिए इसे कहा जाता है पेटीकोट सरकार या फिर पर्दा शासन। ठीक है, 1562 में क्या हुआ, दास प्रथा का अंत किया। ठीक है, किसका अंत किया, दास प्रथा का अंत किया। देखिए क्या क्या अच्छी चीजें की हैं अकबर ने। 1562 में दास प्रथा का अंत हुआ। बात करेंगे अब 1563 में क्या किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। ठीक है, यानी कि प्रयाग और बनारस आदि तीर्थ स्थानों पर ना उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, 1564 में ना जजिया कर समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या समाप्त कर दिया, जजिया कर। 1571 में अगर बात करें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ये देखिए, ये जो मैं बता रही हूँ ये ऐसे ही नहीं है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई, जजिया कर को अकबर ने कब समाप्त किया। ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आप जो है नोटबुक और पेन लेके बैठिए और नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, 1564 में जजिया कर समाप्त हुआ। 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुई। ठीक है, 1575 में अगर बात करें तो 1575 में ना फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण हुआ। ठीक है, 1578 की अगर बात करें तो 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी ना तो फिर उस समय जो है सिर्फ मुस्लिम कास्ट के लिए जो है इबादत खाने का निर्माण हुआ था, लेकिन 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोला गया। इसका मतलब ये कि ये जो है धर्म संसद यानी कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन बना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करूँ 1579 में तो 1579 में मजहर या फिर कह लीजिए तथाकथित अमोघत्व की घोषणा की। ठीक है, 1582 में इसने तौहीदे इलाही की घोषणा की। किसकी घोषणा की, तौहीदे इलाही की घोषणा की। 1584 में अगर बात करें 1584 में तो गुजरात विद्रोह को दबाने के लिए अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि दी। तो पूछा जाएगा कि अब उपाधि कब और किसने दी, अकबर ने दी। कब दी, 1584 में दी। ठीक है, 1582 में अगर बात करें जो है 1582 में अगर बात करें तो टोडरमल द्वारा दहशाला प्रणाली की जो है लागू की गई। दहशाला क्या है, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। और 1573-74 में गुजरात की विजय के बाद मनसबदारी प्रथा का आरंभ हुआ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनसबदारी प्रथा के आरंभ जो है किसने किया, तो ये किया अकबर ने। कब किया, 1573-74 में। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुना होगा दीन ए इलाही। ठीक है, दीन ए इलाही जो है ना ये अकबर ने 1582 कब 1582 में देवी एकेश्वरवाद के रूप में प्रसिद्ध धार्मिक व्यवस्था का प्रवर्तन किया, यानी कि स्थापना किया। देखिए, ये जो व्यवस्था स्टार्ट की ना इसका कोई सुस्पष्ट नीति शास्त्र या दर्शन नहीं था, लेकिन इसके लिए ना एक परमात्मा में विश्वास करना आवश्यक था। यानी कि इसमें सामाजिक सुधार के कुछ सिद्धांतों के साथ साथ ना 10 सद्गुणों व्यवहार के निर्देश देने वाली आचार संहिता शामिल थी। यानी कि ईश्वर की एकता में विश्वास करने के अतिरिक्त इसमें किसी न किसी में जो है कोई विशेषता कोई शामिल नहीं थी। इसका सीधा सीधा मोटिव ये था कि सामाजिक सुधार के सिद्धांतों को इंक्लूड करना। ठीक है, तो इस नवीन संप्रदाय में जो है पुरोहित अबुल फजल बने। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। हिंदुओं में केवल महेश दास यानी कि बीरबल जिन्हें कहा जाता था इसने स्वीकार किया। तो पूछा जाएगा कि दीन ए इलाही एकमात्र स्वीकार करने वाला हिंदू कौन था, तो वो था बीरबल। ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अब बात करते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 के मध्य। देखिए, सलीम, जिसे जहांगीर बाद में कहा जाने लगा, इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 को। 30 अगस्त 1569 को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और जो है मरियम उज्जमानी यानी कि हरखा बाई के गर्भ से हुआ। तो सलीम का पहला विवाह 1505 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन मानबाई से हुई। ठीक है, ये चीज़ तो ये एज यूजुअल है, एग्जाम में ये कुछ खास पूछे नहीं जाते हैं। जन्म के बारे में विद्रोह पूछा जाता है, बेसिकली इनके द्वारा जो है कौन कौन सी नीतियाँ फॉलो की जा रही थी, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखिए, मैं बात करूं अगर जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता जो है 1620 में, ध्यान रखें 1620 में उत्तर पूर्वी पंजाब के पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग का अधिकार था। अब देखिए, जहांगीर ने 1622 में फारस के शाह ने जो है कंध पर मुगलों से छीन लिया। तो कांधार के जो है पराभव से ना मध्य एशिया में मुगलों की प्रतिष्ठा में जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अब देखिए, मैं अगर बात करूं इस समय जो है इसकी बीवी नूरजहां के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो नूरजहां और जहांगीर का विवाह जो है ना 1611 में हुआ। तो विवाह के फलस्वरूप ना उसे जो है नूरजहां, पहले उसे मेहरुन्निसा कहा जाता था, नूरजहां की उपाधि मिली। ठीक है, तो नूरजहां जो थी ना वो अली कुली खां की विधवा थी, जिसे जो है कुछ इतिहासकारों के अनुसार जहांगीर ने मरवा दिया। अब नूरजहां एक महत्वाकांक्षी औरत थी। अब देखिए, विवाह के बाद राजधानी में ना उसका राजनीतिक प्रभाव लगातार बढ़ता गया और 1613 में उसे पादशाह बेगम की उपाधि प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। उसके नाम से सिक्के ढाले गए। सभी फरमान पर सम्राट के हस्ताक्षर के साथ साथ ना उसके भी नाम उल्लिखित होने लग गए। अब ये चीज़ देखिए, ठीक है, तो देखिए बुक में क्या लिखा है ये भी हम जान लेते हैं। जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया। मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की। इसके बाद सिखों होमो अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, जो कि जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, ठीक है, इसने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने का प्रयास किया, जो असफल रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि उसका जो है बहुत जलवा था उसकी बीवी नूरजहां का, उसका गौरव बढ़ता ही जहाँ। अब मैंने ये भी आपको बताया कि पादशाह बेगम की उपाधि भी प्राप्त हुई। अब जो सिक्के ढाले जाते थे सम्राट के साथ साथ उसका भी नाम उल्लिखित होता था। तो नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना ये थी ना उसके द्वारा बनाया गया जुनता गुट, जिसमें उसके पिता गयास बेग, माता असमत बेगम, भाई आसफ खां और शहजादा खुर्रम सम्मिलित थे। ठीक है, तो ये जो थे ना ये जो है जो जहांगीर को हाशिए पर धकेलना चाहते थे, लेकिन वे असफल रहे। ठीक है, इसके पश्चात आता है शासनकाल शाहजहां का। शाहजहां के बारे में भी हम देख लेते हैं। देखिए, शाहजहां का शासनकाल था 1627 से 58 के मध्य। ठीक है, शाहजहां का जन्म हुआ था। अच्छा देखिए, जन्म और मृत्यु आपको जो है सभी मुगल शासकों का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो शाहजहां का जन्म हुआ था लाहौर में। कब? 5 जनवरी 1592 में। ठीक है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी को मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधा बाई भी कहते हैं, तो इनके गर्भ से हुआ। इसका मूल नाम बेसिकली खुर्रम था और इसे शाहजहां उपाधि अहमदनगर संधि के जो है फलस्वरूप जहांगीर द्वारा प्रदान की गई। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अक्टूबर 1627 में ना जहांगीर की मृत्यु के समय वह दक्षिण में था और उसके ससुर आसफ खां और जो है राज्य के दीवान ख्वाजा अबुल हसन ने उसकी कूटनीतिक चाल के तहत खुसरो के लड़के दबार बख्श को सिंहासन पर बैठाया। जब दक्षिण से वापस आया ना शाहजहां, तो शाहजहां ने अपने सभी भाइयों और सिंहासन के प्रति प्रतिद्वंदियों का अंत जो है कर दिया और 1628 में वह सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अब देखिए, शाहजहां का विवाह जो है ना वो 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ और जिसे इतिहास में मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि
ताजमहल किसकी याद में बनाया था शाहजहां ने? मुमताज महल की। आप सभी को पता है, जीता जागता उदाहरण है, प्यार का एक उदाहरण है, प्यार की मिसाल है। ठीक है, ये आपको पता ही है। आगे हम देख लेते हैं इसमें भी क्या लिखा हुआ है। दक्कन के शहंशाह का अभियान जारी रहे, ठीक है, दक्कन में। और अफगान अभिजात खान जहां लोदी ने विद्रोह किया और वह पराजित हुआ। अहमदनगर के विद्रोह अभियान हुए जिसमें बुंदेलों की हार हुई। ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो कि असफल रहा। तो परिणाम स्वरूप ना कांधार जो था वो सफाविदों के हाथों में चला गया। ठीक है, और 1632 में ना अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। तो 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा शिकोह समेत अन्य 3 भाइयों को मौत की घाट उतार दिया गया और शाहजहां को उसकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। थोड़ा सा अगर मैं बात करूं दारा शिकोह की, तो ये जो है बहुत बहुत मतलब बहुत शक्तिशाली शासक था, लेकिन ये जो है जीत नहीं पाया। तो दारा शिकोह का जन्म मैं आपको बता दूं 1615 में शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। दारा जो था ना वो सूफियों की कादरी परंपरा से बहुत प्रभावित था। कादरी सिलसिले के प्रसिद्ध संत मुल्ला शाह, ध्यान रखेंगे मुल्ला शाह उसके आध्यात्मिक गुरु थे। लेनपुल ने दारा को लघु अकबर कहा। क्या कहा? लघु अकबर कहा। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि लघु अकबर की जो है दारा शिकोह को उपाधि किसने दी? लेनपुल ने दी। ठीक है, तो शाहजहां ने ना दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, अब मैं कुछ रचनाएं भी की थी दारा शिकोह ने। दारा शिकोह ने ना स्वयं अपनी देख रेख में संस्कृत ग्रंथ, अगर मैं बात करूं भगवत गीता की और योग वशिष्ठ की, इसका फारसी में अनुवाद कराया। ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था ना वेदों का संकलन, यानी कि उसने वेदों को ईश्वरीय कृति माना। ठीक है, और दारा ने ना स्वयं तथा काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का जो है सिर-ए अकबर, यानी कि सिर-ए अकबर द ग्रेट सेक्रेट, ठीक है, के नाम से फारसी अनुवाद किया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे दारा शिकोह के बारे में। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब के बारे में। ये मुगल जो है शासन का आखिरी शासक था। ठीक है, इसके बाद भी कई शासक हुए हैं लेकिन उतने मजबूत नहीं हुए हैं। हमें इन्हीं जो है औरंगजेब तक के ही शासनकाल के शासकों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका शासनकाल था 1658 से 1707 के बीच। ठीक है, इसका जन्म हुआ था 3 नवंबर 1618 में। कहाँ? उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर शाहजहां की बीवी मुमताज महल के गर्भ से हुआ। ठीक है, और जो है 1637 में औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम, यानी कि जिसे राबिया बीबी भी कहा जाता है, उससे हुआ। ठीक है, तो सामूगढ़ की विजय के उपरांत ना और आगरा पर अधिकार कर लेने के पश्चात औरंगजेब जो है 21 जुलाई, ध्यान रखेंगे 21 जुलाई 1658 को दिल्ली पर अपना प्रथम राज्याभिषेक करवाया और अबुल मुजफ्फर आलमगीर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? अबुल मुजफ्फर आलमगीर। लेकिन क्या हुआ ना कि खजुआ और देवराई के युद्ध में क्रमशः शुजा और दारा को जो है अंतिम रूप से परास्त करने के बाद पुनः, ध्यान रखेंगे, पुनः 5 जून 1659 में दिल्ली में औपचारिक राज्याभिषेक करवाया। तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि औरंगजेब ने अपना पहला राज्याभिषेक कब करवाया? 1658 में। और औपचारिक राज्याभिषेक कब करवाया? 1659 को। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोग देखिए क्या था ना कि शासक बनने के बाद औरंगजेब ने ना जनता को जो है आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए जो है सहदारी, यानी कि आंतरिक पारगमन शुल्क, और पानदारी यानी कि व्यापारिक चुंगी आदि प्रमुख जो है आबवाबों यानी कि स्थानीय करों को समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे। तो औरंगजेब के ना सिंहासन रोहण होने के बाद उसकी सफलताओं पर बधाई देने के लिए फारस के शाह ने शाह बुदाब बेग के नेतृत्व में फारसी दूतमंडल मुगल दरबार में भेजा और जिसका वर्णन मनुची ने अपनी पुस्तक स्टेरियो द मोगोर में बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया। अब यहाँ एक और चीज़ कि स्टेरियो द मोगोर जो है पुस्तक के लेखक कौन है? ये है मनुची। अगर मैं बात करूँ औरंगजेब के बारे में, तो औरंगजेब जो था ना वो कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। क्या था?
कट्टर रूढ़िवादी सुन्नी मुसलमान था। उसने इस्लाम के महत्व को समझते हुए ना कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। अब आइए देखें पुस्तक में क्या लिखा हुआ है। 1663 में उत्तर पूर्व में अमहोमों की पराजय हुई, लेकिन जो है 1680 में पुनः विद्रोह कर दिया। तो उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों की अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ के राठौर राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण ये था उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के जो है मसलों में जो है मुगलों का हस्तक्षेप। ठीक है, तो मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे और जो है औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल कैद खाने से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करने के पश्चात मुगलों के विरुद्ध पुनः अभियान चलाया। तो राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला। अंततः वह सफाविद ईरान भाग गया। दूसरी चीज, अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों में अपने राज में मिला लिया। अब एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बीजापुर और गोलकुंडा को किसने मिलाया मुगल राज्य में और कब मिलाया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा। ठीक है, 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों जो छापामार पद्धति का उपयोग कर रहे थे के विरुद्ध अभियान का प्रबंध जो है ना स्वयं किया। औरंगजेब को उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्वी अहोमों, दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गए। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं औरंगजेब के धार्मिक नीति के बारे में, तो औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी ना, वो मुगल इतिहास में सबसे विवादग्रस्त मुद्दा रहा। अब देखिए, इतिहास लेखन नगण्य है, ठीक है। तो मुगल शासकों की धार्मिक नीतियों के विवेचन करते समय इतिहासकार इन नीतियों के प्रतिकूल या समर्थक रहे। ठीक है, उत्तराधिकार के युद्ध में ना औरंगजेब की भूमिका के कारण एक कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान के रूप में उसका चित्र खींचा गया है, जिसने गैर मुस्लिमों के यहाँ तक कि गैर सुन्नियों को भी जो है उत्पीड़न किया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो बहुत ज़्यादा कट्टर शासक था ये औरंगजेब। ठीक है, इसकी मृत्यु कब हुई? 1707 में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। हमने सारे जो है शासकों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया है, आगे हम और अच्छे से बात करेंगे चैप्टर में। ठीक है, तो आज मैं यहीं समाप्त करती हूँ अपनी वाणी को। चलिए, थैंक यू वेरी मच।